हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में जानेंगे मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली चार्ट पे ड्रा कैसे करते हैं और हाउ टू ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। प्राइस मूव करता है सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। जब मैं यहाँ पर सप्लाई कहूँ तो आप सेलिंग ऑर्डर समझिएगा और डिमांड कहूँ तो बाइंग ऑर्डर समझिएगा। तो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, और सिमिलरली जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो प्राइस फॉल करता है। और ये सप्लाई और डिमांड जो है एक जोन्स बनाते हैं, एरियाज बनाते हैं, जिन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हम आगे अब समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो अगर आप मार्केट में बिगिनर हो या अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, आपने ऐसी लाइन्स या तो ड्रा की होंगी या तो देखी होंगी। इन्हें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये एक ऐसी प्राइस लेवल होती है या एक ऐसा प्राइस एरिया होता है जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, यानी कि ये एक ऐसा जोन होता है या लेवल होता है जहां पर बाइंग प्रेशर जो है ज्यादा होता है सेलिंग प्रेशर से। या हम सिंपली कह सकते हैं कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है या लाइन होती है या जोन होता है जहां पर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक टू हायर लेवल्स। सपोर्ट प्रिवेंट करता है स्टॉक को फर्दर डिक्लाइन करने से या इंडेक्स को फर्दर डिक्लाइन करने से। यहाँ पर बायर्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। सपोर्ट इज कंसिडर्ड एज ए बाइंग जोन। यहाँ पर ट्रेडर्स जो होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक ऐसा लेवल एरिया या जोन होता है जहां पर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है, यानी कि एक रेजिस्टेंस पर जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है बाइंग प्रेशर के कंपैरिजन में। इस लेवल पर जो है प्राइस एक्सपेक्ट किया जाता है कि या तो रिवर्स करेगा या बहुत ज़्यादा फॉल करेगा। रेजिस्टेंस इज ए प्राइस लेवल एट विच सेलिंग प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम राइजिंग फर्दर। जो ये रेजिस्टेंस है ये एज ए दीवार काम करता है, प्राइस को जो बढ़ने नहीं देता है। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरेगा। ये भी था बेसिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने बेसिक्स ऑफ सपोर्ट देखा, एडवांस्ड वे में इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे और इनको एक्यूरेटली ड्रा कैसे करते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल बाइंग और सेलिंग जोन्स आइडेंटिफाई करने के लिए। जब एक एसेट का प्राइस सपोर्ट पे आ जाता है तो मार्केट प्लेयर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगते हैं, और जब एक एसेट का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाता है तो मार्केट प्लेयर्स सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इनके दो टाइप्स है, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। इनमें आते हैं फिबोनाची लेवल्स, राउंड नंबर्स, ट्रेंड लाइन एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि हमारे मूविंग एवरेजेस है, बोलिंगर बैंड के वो अपर एंड लोअर बैंड्स है, और सेंट्रल 20 मूविंग एवरेज, वीवैप, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। पहले हम स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। अगर मैं फिबोनाची की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है और यहाँ पर मैं HDFC बैंक का चार्ट देख रहा हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे इस जगह आऊँ तो यहाँ पर होता है एक टूल जिसे हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा और जो HDFC बैंक का जो यहाँ पर लोअर पोर्शन है, इस पॉइंट से लेकर इसके अपर पॉइंट तक मैं इसको ड्रा करूँगा, और जो यहाँ पर ये लाइन्स बन रही है, ये लाइन्स, इनको हम फिबोनाची लाइन्स कहते हैं या एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करती है। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी होते हैं, यानी कि 0.236, 0.382, 0.618, 0.786। तो इनका हम कैसे अब ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर मैं लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन और इनको मैं इनके पहले इसको अपर बैंड को मैं ज्वाइन करूँगा, फिर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, फिर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, फिर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, और 6.18 पर। तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट हायर टाइम फ्रेम्स पे, यानी कि वीकली, डेली और मंथली चार्ट्स पे मैं यूज़ करता हूँ। मैं इससे नीचे के टाइम फ्रेम्स पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ नहीं करता हूँ। राउंड नंबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आते हैं 500 और 1000 लेवल्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एग्जाम्पल 18,000 लेवल इन निफ्टी, 42,000 लेवल इन बैंक निफ्टी, या 41,500 लेवल इन बैंक निफ्टी, सिमिलरली 17,500 लेवल इन निफ्टी। ये जो 500 और 1000 लेवल्स बैक निफ्टी में होते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। स्टॉक्स में ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ स्टॉक
10 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट तक ये हो सकता है, ये सभी राउंड नंबर। तीसरी होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको पता होगा कि मैंने पिछला वीडियो ट्रेंड लाइन पे ही बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वो ज़रूर देखिएगा कि ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, वो मैंने फुली एक्सप्लेन किया है, वो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो ट्रेंड लाइन भी एज ए सपोर्ट एक्ट करती है जब एक स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है, और एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है मूविंग एवरेजेस। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोअर टाइम फ्रेम्स की जो मूविंग एवरेज से आप उन्हें यूज मत करें। एग्जांपल 5 मूविंग एवरेज, 10, 7, 21 को यूज मत करें। मैं आपके लिए प्रेफर करूंगा कि आप 100, 200, 50 और 20 आप यूज करें और इन्हीं के क्रॉसओवर पर ट्रेड करें। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप जब भी मूविंग एवरेज ट्रेड करो सिर्फ 50, 100, 200 और 20 मूविंग एवरेज ही ट्रेड करो, इन्हीं के क्रॉसओवर ट्रेड करो। बोलिंगर बैंड एक इंडिकेटर है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे हमें अपर बैंड और लोअर बैंड बना के देता है विद सेंट्रल 20 मूविंग एवरेज। बोलिंगर बैंड के अपर और लोअर बैंड एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में, जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है और एक मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। साइडवेज ट्रेंड में बोलिंगर बैंड यूज मत करिएगा। वीवैप की बात करें तो ये हमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखाता है। वीवैप भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में जो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में HDFC बैंक का चार्ट खोला है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स ड्रा करूंगा। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और मैं देखो यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ टच हुए, तो मैं पहला सबसे पहले यहाँ ड्रा करूँगा। और अगर आप देखोगे इस लेवल पे 1, 2, 3 टच हुए जो कि मतलब मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट इन HDFC बैंक है, तो एक लेवल में यहाँ पर ड्रा करूँगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ टच हुए हैं, तो और एक मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा। सिमिलरली यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ टच हुए हैं। तो यानी कि आपको वीकली एनालिसिस में ऐसा करना है कि जो मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स है उन्हें आपको ड्रा करना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको क्या काम करना है कि आपको सीधे फिबोनाची लेना है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ड्रा करना है। ऐसे लोवेस्ट पॉइंट से लेकर अप पॉइंट तक आपको फिबोनाची लेवल ड्रा करनी है, और फिर जहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं वो आपको ड्रा करने हैं। लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसमें होता है 0.236, 50% और 0.618% लेवल, ये मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, आप इन्हें ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम के बेस पे। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो परफेक्टली फाइन है, यहाँ पर भी ठीक ठाक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल रे लेता हूँ तो यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बनेगा। और अगर मैं देखूँ तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो हम इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे वो हम ड्रा करेंगे आवरली और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेस पे, और ऑब्वियसली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेस पे। अब मैं आता हूँ आवरली चार्ट पर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से मैं मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स को ही ड्रा करूँगा। सबसे पहले 1, 2, मतलब देखो यहाँ पर ये जो है ये मोस्ट ऑब्वियस लेवल है, तो मैं पहले इसको ड्रा करूँगा, इसके बाद इसे ड्रा करूँगा। यहाँ पर ये भी ऑब्वियस लेवल है, और बस इतना ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है क्योंकि मैं माइनर ट्रेंड पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखूँगा। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल रे में फिर लूँगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है मेरा यहाँ पर। और अब मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी ड्रा किए हैं मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। नो आई एम गुड टू गो। अब आप ट्रेड किसी भी डायरेक्शन में कर लो। अगर अब आपको रोज़ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, कल कहाँ था, अब आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप टाइम के साथ ही, अब ये थोड़ा टाइम के साथ चेंज होगा और एक लेवल यहाँ होगी।
मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ और अब आप देख सकते हो कि आपने मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स जो है वो ड्रा किए। अब हम आगे देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं परफेक्ट वे में। सपोर्ट कब ज़्यादा यूज़ होता है और रेजिस्टेंस कब ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है कि जो प्राइस है वो या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे रह सकता है या थोड़ा ऊपर जा सकता है या तो बराबर टच कर सकता है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है। ये मैंने एक सपोर्ट बनाया है और ये एक रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं कि प्राइस इस वक्त इस पॉइंट पर है, तो अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है और उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया ऐसे, तो रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो इसे ब्रेकआउट समझते हैं। और मैं कहता हूँ कि 90% टाइम्स मैंने देखा है कि यहाँ से ये मूव रिवर्स करता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये याद रखिएगा पहली प्रोबेबिलिटी। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई बजट नहीं है या और कोई बड़ा इवेंट नहीं है, अगर ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है तो वो 70 to 80% टाइम्स फॉल्स ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर मैं मैक्सिमम टाइम्स रिवर्सल ही ट्रेड करता हूँ। अब दूसरी सिचुएशन बनती है, अगर प्राइस अब ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर और फिर ब्रेकआउट कर देता है, ये रियल मूव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए क्योंकि ये रियल होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है वो हायर लोज और हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रही है लेकिन हायर लोज बनकर, अगर आप यहाँ पर देखो हर एक नए लो पर जो है वो बाइंग प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और बायर्स का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। ये एक सिचुएशन होती है। अगर आप यहाँ पर और एक ध्यान दोगे तो अगर मैं इन सब लॉज को कनेक्ट करूँगा तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी बनता है। और एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है और रेजिस्टेंस पे एक कंसोलिडेशन बना रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ये ब्रेकआउट भी सही होता है। 90% टाइम्स ये ब्रेकआउट सही होता है और मेजॉरिटी केस में तो पहले ये आता है रीटेस्ट करने और उसके बाद फिर से ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है। पहला वाला केस जो था वो फेक ब्रेकआउट होता है। सेकंड वाला इसकी प्रोबेबिलिटी 75 to 90% होती है वर्क करने की, और थर्ड की जो है वो 70 to 80% टाइम्स वर्क करता है। सिमिलरली अगर हम अब सपोर्ट का देखें तो अगर प्राइस इस तरह मूव कर रही है, पहले नीचे थोड़ा ऊपर फिर सीधे ब्रेक डाउन, तो ये फॉल्स मूव होता है, तो ये हमेशा रिवर्स करता है प्राइस, फिर से प्राइस ऊपर जाने लगता है। एज़ कम्पेयर टू अगर प्राइस अब यहाँ पर भी जैसे हमने रेजिस्टेंस में देखा, नीचे आ रहा है, हाई बना रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से लोअर हाई बना रहा है, नीचे आ रहा है, लोअर हाई, नीचे आ रहा है, लोअर हाई बना रहा है, और फिर अगर ये ब्रेक करेगा तो ये मूव 70 to 90% टाइम्स जो है राइट होता है, और ये ब्रेक डाउन जो होता है वो रियल होता है, वो फेक नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड केस में लूँ कि प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है सपोर्ट के पास, तो यहाँ पर भी अगर फिर प्राइस ब्रेक डाउन होता है तो ये मूव भी रियल होता है, जो कि 70 to 80% ऑफ टाइम्स वर्क करता है। अलबत्ता अगर न्यूज़ के बगैर प्राइस सीधा ब्रीच करता है किसी लेवल को, अगर कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में, प्राइस नीचे आया थोड़ा ऊपर फिर सीधे ब्रीच किया इस लेवल को, तो ये मूव फॉल्स होता है। इस मूव से बचिएगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो और आप देखते हो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुआ है, लेकिन जो प्रीमियम्स है पुट या कॉल के जिस तरफ का आपको लेना है वो बढ़ नहीं रहे, आप समझिएगा ये एक फेक मूव है। जो मार्केट में पहले ऑर्डर से अब वही कवर हो रहे हैं, नई पोजीशंस नहीं बन रही है, तो वो भी फेक मूव होता है। वहाँ पर भी आपको बेहतर है कि आप रिवर्सल ट्रेड करो। अब हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस कब देनी होती है और रेजिस्टेंस को प्रेफरेंस कब देनी होती है। तो अगर एक मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी कि वो हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बना रहा है, तो आप देखिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है काम, जब भी मार्केट सपोर्ट पे आए आप बाई कीजिए। देखो रेजिस्टेंस तो ब्रेक होगा,
लेकिन सपोर्ट ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बायर्स जो है वहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत होता है और बायर्स का इंटरेस्ट भी होता है कब प्राइस इस लेवल पर आएगा। तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है बाइंग को सपोर्ट पे एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस पे। और जब भी प्राइस आपको सपोर्ट पे मिलेगा तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढती है। यहाँ पर जो है सपोर्ट या तो नॉर्मल सपोर्ट हो सकता है या तो आपकी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या है कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। सपोर्ट तो बार बार ब्रेक होगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं होगा। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा आपको सेलिंग पे फोकस करना है। बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब